नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। महाराष्ट्र में निसर्ग तूफान ने तबाही मचाई है और तूफान की वजह से काफी नुकसान हुआ है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चक्रवाती तूफान से हुए नुकसान का जायजा लिया है और इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री असलम शेख और आदित्य ठाकरे भी मौजूद रहे। मुंबई से मांडवा अलीबाग के लिए स्टीम बोट के जरिए वो रवाना हुए और प्रभावित क्षेत्रों का उन्होंने जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से चक्रवाती तूफान निसर्ग ने त्राहिमाम मचाया है, तबाही वहां पर मचाई है, जिसकी वजह से काफी नुकसान वहां पर हुआ है। पेड़ भी उखड़ गए और कुछ लोगों के मकानों की छत भी उखड़ गई। और इसी का जायजा लेने के लिए आज मुख्यमंत्री ठाकरे ने ये निरीक्षण किया है और जायजा लिया है क्या कुछ नुकसान हुआ है। और उसके बाद जायजे का निरीक्षण करने के बाद तत्काल जांच के आदेश भी दिए गए हैं। जांच के आदेश दिए गए हैं और 100 करोड़ रुपए की पहली आर्थिक राहत की बात भी सीएम ठाकरे की तरफ से कही गई है। आपको बता दें कि इस दौरान सीएम के साथ 2 कैबिनेट मंत्री असलम शेख और आदित्य ठाकरे भी मौजूद रहे और तमाम जो भी वहां पर नुकसान हुआ है उसका निरीक्षण करने के बाद तत्काल जांच के आदेश सीएम ठाकरे ने दे दिए हैं। तूफान लंबे वक्त तक रहा है मुंबई में और इसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। रायगढ़ में और अलीबाग में काफ़ी नुकसान वहां पर हुआ है। मुंबई के तटीय इलाकों में, महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में कई जगहों पर भारी नुकसान देखने को मिला है निसर्ग तूफान की वजह से। और इसी को लेकर के आज निरीक्षण किया गया है सीएम ठाकरे की तरफ से। उनके साथ 2 कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे और जायजा लेने के बाद सीएम ठाकरे ने आदेश दे दिए हैं अधिकारियों को तत्काल जांच करने की, कितना कुछ नुकसान हुआ है और कौन कौन लोग प्रभावित हुए हैं इस तूफान की वजह से। उन सभी को कब तक राहत पहुंचाई जानी है, इसके लिए भी जांच के आदेश जो है वो दे दिए गए हैं। महाराष्ट्र में निसर्ग तूफान की वजह से काफी तबाही देखने को मिली और इस तूफान की वजह से काफी कुछ नुकसान महाराष्ट्र को उठाना पड़ा है। और महाराष्ट्र में जिस तरीके से तटीय इलाकों में इसका खासतौर से प्रभाव देखा गया है। शुभम पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से। शुभम, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्या कुछ आदेश दिए गए हैं सीएम ठाकरे ने, क्या कुछ आदेश दिए हैं अधिकारियों को उसके बाद? देखिए, जिस तरह से निसर्ग तूफान का यहाँ पर प्रकोप देखा गया महाराष्ट्र मुंबई में, उसके बाद आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खुद अलीबाग पहुंचे अपने जो है तमाम अधिकारियों के साथ, जहां पर वो जायजा लिए। उसके बाद वहां पर राहत कोष की जो पैकेज का उसने ऐलान किया, जिससे जो जो नुकसान हुआ, जिनका घर जो है वो उजड़ गए हैं अलीबाग इलाके में। चूंकि बता दें कि मुंबई में निसर्ग का तूफान नहीं आ पाया था, वो डाइवर्ट हो के अलीबाग गया। इस वजह अलीबाग का दौरा किया मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने, वहां पर राहत पैकेज का वहां पर ऐलान किया। और ज्यादातर तबाही तो नहीं हो पाई थी, क्योंकि पहले ही वहां पर एनडीआरएफ की टीम अलर्ट हो चुकी थी और वहां पर जो स्थानीय लोग थे उन्हें वहां से हटा दिया गया था। इस वजह से ज्यादा काफी नुकसान तो नहीं हो पाया, लेकिन हाँ, जो भी कुछ नुकसान हुआ था उस इलाके में, वहां पर इस वजह से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वहां पर राहत पैकेज का ऐलान किया है। उसके अलावा उस इलाके को फिर से दुरुस्त करने के लिए वहां पर अधिकारियों को तुरंत अलर्ट कर दिया है, ताकि वो फिर से वापस जिस तरह से जो स्थिति में थे उसी तरह वापस आ जाए, इसका भी आदेश दिया है। जी शुभम, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, कितने लोग इस तूफान की वजह से प्रभावित हुए हैं और कितने लोगों के जो घर हैं वो उजड़ गए? देखिए, अगर घरों के उजड़ने की बात करें तो कम से कम 10 से 20 लोग ऐसे थे जिनके घर जो समुद्र के तट क्षेत्र पे थे, उनके घर उजड़े। हालांकि पहले ही लोगों को डाइवर्ट कर दिया, इसलिए किसी की जान माल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई थी। हालांकि घर के उजड़ने की खबर सामने आई थी, क्योंकि पहले ही एनडीआरएफ की टीम ने वहां पर जो लोग थे उन्हें सुरक्षित किसी दूसरे स्थान पर निकाल दिया था। इस वजह से किसी की जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं थी। लेकिन घरों के उजड़ने की बात करें तो 10 से 20 ऐसे घर थे जो झुपड़पट्टी थी, वहां पर समुद्र के तट के छत के एकदम बिल्कुल बगल में थे। इस वजह से वहां पर उनके घरों का नुकसान हुआ है। इस वजह से ज्यादा जान माल के नुकसान की कोई खबर अब तक सामने नहीं आ पाई है। शुभम, तत्काल प्रभाव से क्या कुछ मदद दी गई है ऐसे प्रभावित लोगों को, पीड़ित लोगों को? लेकिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वहां पर
अनऑफिशियल वहां पर ऐलान किया है। हालांकि जब वो मीडिया को संबोधित करेंगे या कोई प्रेस रिलीज महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जब जारी होगा, तभी इस बात का पता चल पाएगा कि कितने जो है राहत पैकेज में कितने हजार रुपए की वहां पर उन्होंने राशि दी है और कितने लोगों को इससे इसका फायदा पहुंचेगा। जी तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुभम पांडे। तो जिस तरीके से सीएम ठाकरे ने आज स्थिति का जायजा लिया है और जो प्रभावित लोग थे उनके लिए राहत पैकेज का ऐलान भी किया गया है। करीब 3 महीने के बाद मुंबई की दुकानों को महाराष्ट्र सरकार ने 5 जून को ऑड इवन के तहत खोलने का आदेश जारी कर दिया है और इस दौरान मुंबई के कुछ इलाकों में कुछ दुकानें खुली हुई नजर आई और वहीं सरकार ने होटल्स और पब्लिक गार्डन को भी सोशल डिस्टेंसिंग के तहत खोलने का आदेश जारी किया है। इस दौरान मुंबई के एक कैफे में जाकर के इसका जायजा लिया एएनबी न्यूज के संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी ने। लॉकडाउन 5 के चरण में अनलॉक का 5वां दिन है। इसमें उपस्थित है मुंबई के कांदिवली इलाके में। जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने आज ऑड इवन के तहत दुकानों को खोलने की परमिशन दे दी है, मॉल्स को खोलने की परमिशन है, वहीं आपको बता दें कि जो होटल्स हैं उनको भी खोलने की परमिशन दी गई है, गार्डन को खोलने की परमिशन दी गई है। तमाम जो दुकानें हैं ऑड इवन के तहत अब खुलेंगी। अब नज़ारा देख सकते हैं कि देखिए धीरे धीरे अब सब लोग अपनी अपनी दुकानों को खोलना शुरू कर दिए हैं ऑड इवन के तहत। दूसरी तरफ भी दिखाएंगे कि दूसरी तरफ भी छोटी मोटी जो दुकानें हैं वो खुल चुकी हैं। ऐसे में एक बंकर्स कैफे में उपस्थित हैं, वहाँ जानकारी लेंगे कि किस तरह से जो है अनलॉक के तहत खोला जाएगा और किस तरह की तैयारियां उनकी होगी। सबसे पहले आपको दिखा दें कि सैनिटाइजर रखा गया है, जहाँ पे सबसे पहले जब भी कोई आएगा तो यहाँ पे जो है इस तरह से पैर पुश करके सैनिटाइज करेगा अपने आप को। इसके बाद डोर को पुश करके अंदर जाना है। अंदर जाएंगे, अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह की देखिए। लगभग 3 महीने के बाद जो है इस कैफे को खोला गया है। पूरी तरह से सामानें तितर बितर हैं और दूसरी तरफ ये नज़ारा देख लेंगे कि इस तरह की चीज़ें जो है बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, यूँ कहें तो काफ़ी नुकसान हुआ है। और दूसरी तरफ जो होटल के तमाम कैफे के तमाम लोग हैं वो अब साफ़ सफाई में लगे हैं, क्योंकि काफ़ी समय बाद जो है खोला गया है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि लगातार पूरी दुकान को जो है पूरे कैफे को सैनिटाइज किया जा रहा है। यूँ कहे तो आने वाले लोगों को किसी तरह का संक्रमण की आशंका न रहे, उसको देखते हुए पूरे कैफे को जो है सैनिटाइज किया जा रहा है। तमाम लोग लगे हुए हैं, साफ सफाई में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ जानकारी लेंगे कि किस तरह से जब कैफे खोल दिया जाएगा, पूरी तरह से हो जाएगा, तो किस तरह का ख्याल रखा जाएगा उन कस्टमर को जो आपके पास आएंगे। जी आपका नाम बताइए। जी मेरा नाम अमित मिश्रा है। अमित जी, किस तरह का ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि सरकार लगातार ये कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग के तहत जो है सारी सुविधाएं दी गई, किस तरह के आपने रखा है? हम तो पहले ये देख रहे हैं कि जैसे अगर आप देखे रहेंगे एंट्रेंस पे हमने सैनिटाइजिंग का मशीन रखा हुआ है, कॉन्टैक्टलेस। आपको आके पाँव से दबा के सैनिटाइज करना है अपना। और आप जैसे ही अंदर आते हैं तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे करीबन 25 लोगों की बैठने की जगह है, बट हम उसको ऐसा डिवाइड कर रहे हैं कि स्टार्टिंग में सिर्फ करीबन 8 से 10 लोग ही अंदर बैठ सके। उस हिसाब से हम पार्टीशन क्रिएट कर देंगे। और हमने एक ऐप बनाना चालू किया है जिसमें कॉन्टैक्टलेस आप ऑर्डर दे सकते हैं हमें। तो जाहिर सी बात है, आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से लोग जो है लोगों की सेवा में वापस उपस्थित हो गए। लेकिन फिलहाल कायदा यही है कि जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सरकार की गाइडलाइन है वैसे ही किया जाएगा। जिस तरह से अमित जी ने अभी बताया कि करीब 25 लोगों को बैठने की एक साथ की क्षमता है इस कैफे की, लेकिन करीब 8 लोगों को ही बैठने दिया जाएगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के तहत उनको जो है यहाँ बैठने दिया जाएगा। कैमरा पर्सन प्रकाश सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई। प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए झारखंड में रोजगार देने की कोशिश की जाएगी, ये कहना है झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, आपको सुनवाते हैं। नीलामी की प्रक्रिया के काफी हजारों लोग इससे जुड़े हुए। देखिए, प्राकृतिक संसाधन तो भरे हैं इस राज्य में, इसमें कोई दो मत नहीं। और अब इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों में और उससे रोजगार अधिक से अधिक यहाँ के लोगों को मिले, ये व्यवस्था इस बार हम लोग तैयार करेंगे। पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है और आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश भी लगातार जारी है। इन सब पर रक्षा विशेषज्ञ डीएस ढिल्लो ने प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। हमने उनके 2 वीज़ा ऑफिसर के पास एक्शन लिया था, वो स्पाइन में पकड़े थे, उनको वापस भेज दिया था। उसी तरह से पाकिस्तान ने बिहेव किया और हमारे डिप्लोमेट्स को हरास करना शुरू कर दिया।
राजीव आहलूवालिया जो हमारे वहाँ नुमाइंदे हैं उनको पीछा किया गया और उनको हरास किया गया। 31 मई के बाद से ही लगातार उनको स्टॉकिंग करी जा रही है और पीछा करके हरास किया जा रहा है। ये पाकिस्तान की बहुत घटिया हरकत है, क्योंकि वो जब भी कोई आदमी उसका यहाँ जासूसी में पकड़ा जाता है तो इस तरह से हमारे डिप्लोमेट को हरास करता है। ये कोई नई बात नहीं है, ये उनकी एक पॉलिसी है कि अगर यहाँ पे हम उनके आदमियों पे एक्शन लेंगे जो कि वाजिब है, जासूसी के आरोप में होते हैं वो, तो वो वहाँ हमारे आदमियों को हरास करते हैं। लद्दाख के इलाके में जैसा कि पता है सभी को, वहाँ पे चाइनीज़ काफ़ी अंदर तक आ गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कोरोना संकट में एनडीए सरकार की नीतियों और अपरिपक्व योजनाओं की जोरदार निंदा उन्होंने की है। विशेष धर्म के लोगों को गृह मंत्रालय जो रोक रही है भारत दौरे से, इसको इस कोरोना काल में आप किस तरह देखते हैं? मैं समझता हूँ ये तो एक तरह से देश को बांटने की बात है, बिरादरी को बांटने की बात हो रही है। ये अच्छी बात नहीं है। गृह मंत्री का जो एजेंडा है, क्योंकि आरएसएस के एजेंडा पर ये लोग चलते हैं, हिंदू मुस्लिम को बांटो, देश को बांटो, उस लाइन पर ये चल रहे हैं। आने वाले चुनाव को देखकर ये फैसले लिए जा रहे हैं, ताकि इनको मालूम है अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक की लड़ाई से इनको फायदा हो जाता है, इसी में लगे हुए हैं। ये लोग गुड कंडक्टर पकड़े हैं। मैं तो समझता हूँ ये सरकार इतना संवेदन शून्य होगा, ये हम लोग कभी कल्पना नहीं कर रहे। खास करके जो समाजवादी मुखौटा लगाए हुए लोग हैं, वो इतना संवेदन शून्य हो जाए। कभी जमाना था केरल में थाने पिले की सरकार बनी थी समाजवादी की पहली बार 1954 में। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि गोली चलाने वाली सरकार मजदूरों पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारी सरकार है तो इसको हट जाना चाहिए। एक समाजवाद वो भी था। एक मुखौटा वाला समाजवाद है जो गरीबों को छोटी मोटी घटना होती रहती है, उन्हें मौत, गरीबों की मौत की घटना है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही गंभीर बात है, ये असंवेदनशील बात है। और समझते हैं सत्ता में रह करके कुछ लोग अंधकार में चले गए हैं, प्रकाश नजर नहीं आता है, गरीबों का वो दर्द महसूस नहीं कर रहे। ये दुखद बात है। जेपी आंदोलन के जेपी सेनानी मजदूरों की मौत पर कहता हो कि छोटी मोटी घटनाएं हैं, ये बहुत बड़ी घटना है। ये मौत का कारण क्या है? कारण यही लोग का शासन है, इसलिए छोटी मोटी घटना की बात कर रहे हैं। गुजरात में कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे का दौर लगातार जारी है और इस मसले पर कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। नहीं, खतरा तो है ही, और लेकिन बीजेपी की तो राजनीति करने की हमेशा से यही रही है। पैसे के बल पर, धन बल पर लोगों को लालच देकर ये लोग राजनीतिक पार्टियों को तोड़ते रहे हैं। और जो कानून पास हुआ था 2/3 का, तो उसका एक अलग रास्ता निकाल लिया बीजेपी ने पैसे के ताकत पर, और हर जगह यही कर रहे हैं। इनको अब कोविड की चिंता नहीं रहती है। जब कभी राज्यसभा का चुनाव आता है या मध्य प्रदेश का में तख्ता पलट करने की जरूरत थी, तो उस समय हाउस चलते रहा और उसी बीच में सब कुछ हो गया। तो अब इन लोगों की कोशिश तो लगातार यही रहती है कि किस तरह से एन केन प्रकारेण, जैसे लोकसभा में संख्या बल है उस तरह की संख्या बल जुटाई जाए राज्यसभा में भी। लेकिन फिर भी हम लोग जीतेंगे वहां चुनाव। दोनों उम्मीदवार जो कांग्रेस के हैं जीतेंगे। असम कांग्रेस अध्यक्ष रिपुन बोरा ने अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनवाते हैं। हमारा जो लॉकडाउन में सारा आसाम का जो अर्थनीति, सारा आसाम का जो बर्बाद हो गया, तो यहाँ में निपटने के लिए हमारा गांव को लोगों को, गरीब लोगों को कुछ पैकेज देने के लिए हमने डिमांड किया। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है, वो पैकेज का सिस्टम ऐसा है, वो पैकेज गरीबों का हाथ में नहीं जाएगा उसका पैसा। क्योंकि उस पैकेज में सारा लोन और रिफॉर्म्स में है। उसमें अभी लोगों का लोन लेके अपना बिजनेस अभी रिवाइव करने का टाइम नहीं है। तो इसीलिए हमने क्या मांग किया है, एक तो है जो जितना किसान है, किसान लोगों का जो किसान क्रेडिट कार्ड से जो लोन लिया है,
वो लोन माफ़ करना है। जो हमारा महिला है, महिला ने जो माइक्रो फाइनेंस से जो लोन लिया है, और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप ने जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी से लोन लिया है उसको माफ़ करना है। तीसरा है हमारा असम का जो लोग माइग्रेंट वर्कर दूसरा स्टेट में काम कर रहा है, उनका अभी नौकरी ख़त्म हो गया। उन लोगों को महीना में 10,000 रुपया देने के लिए हमने मांग किया है। कोविड-19 के मरीजों का समय पर पता लगाने के लिए बड़े स्तर पर स्क्रीनिंग किए जाने के फैसले के मद्देनजर पंजाब सरकार ने सूचीबद्ध अस्पतालों, क्लिनिकों और लेबोरेटरियों को भेजे कोविड-19 के नमूनों की मुफ्त RT-PCR टेस्टिंग करवाने का फैसला लिया है और ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने दी है। नहीं, पंजाब में तो इस वेले हमारे पास सैंपल कम होते, टेस्टिंग कैपेसिटी हमारी ज़्यादा है और 9,000 पर डे की हमारी सरकारी जो लैब है उनका इस वेले उनकी कैपेसिटी है। प्लस हमने एक नई उसमें स्कीम लॉन्च की है, जो लोग घर पे बैठ के टेस्ट कराना चाहते हैं तो उनको प्राइवेट लैब वालों को अलाउ किया है कि वो प्राइवेट लैब में 1,000 रुपया वो ले सकते हैं सर्विस चार्ज का। सैम्पलिंग वो करेंगे, टेस्टिंग हमारे यहाँ पे फ्री होएगी। एक महिला टीचर के बारे में सुनकर के आपको भले ही विश्वास न हो, लेकिन ये सच है कि 25 स्कूलों में महीनों से एक महिला अध्यापिका काम कर रही थी और एक डिजिटल डेटाबेस होने के बावजूद 1 करोड़ रुपए का वेतन निकालने में सफल भी रही। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यरत पूर्णकालिक विज्ञान शिक्षिका अंबेडकर नगर, बागपत, अलीगढ़, सहारनपुर और प्रयागराज जैसे जिलों के कई स्कूलों में एक ही साथ में काम कर रही थी। हालांकि ये मामला तब सामने आया जब शिक्षकों का एक डेटाबेस बनाया जा रहा था। मानव सेवा पोर्टल पर एक बार रिकॉर्ड अपलोड होने के बाद ये पाया गया कि अनामिका शुक्ला एक ही व्यक्तिगत विवरण के साथ 25 स्कूलों में सूचीबद्ध थी और हालांकि अब मामले की जांच की जा रही है और महिला मैनपुरी की रहने वाली बताई जा रही है। राजकुमार जायसवाल हमारे संवाददाता अमेठी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, क्या कुछ पूरी जानकारी है इस महिला अध्यापक के बारे में? जी, हम आपको बता दें, ये अमेठी जिले की एक बहुत बड़ी खबर है। ये कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पूर्णकालिक विज्ञान की शिक्षिका के रूप में तैनात है अनामिका शुक्ला, जो हसनपुर मैनपुरी जिले के हसनपुर गाँव की रहने वाली है। इसके ये बताया जाता है कि ये अमेठी के साथ साथ कई जनपदों में फर्जी तरीके से नियुक्ति पाके नौकरी कर रही थी, इसका इस पर आरोप लगा है। इसके संदर्भ में इसको जो है 24 मार्च को इसके ऊपर जो है मतलब अमेठी BSA ने जो है इसको एक पत्र दिया था कि आदेश दिया था कि आप जो है अपना जो पूरा डाटा है, अपना पूरा जो भी सर्टिफिकेट है वो लेके अमेठी BSA कार्यालय में उपस्थित हो। लेकिन उसी वक्त जो है लॉकडाउन लग गया था, जिसके कारण से इसको भी एक कहीं ना कहीं बहाना मिल गया था और ये जो है मौके पर नहीं आई। तो इसके बाद फिर से नहीं आई, तो फिर से अभी 4 तारीख को BSA ने फिर से एक रिमाइंडर भेजा कि आप जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, आके अपना जो भी है डाटा अपना दीजिए, सर्टिफिकेट दीजिए, अपनी जो भी नौकरी के लिए दिया था अपने सर्टिफिकेट वो सब अपना यहाँ पे दिखाइए। जी, लेकिन राजकुमार जी, इस महिला की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या इस महिला से बातचीत की जा रही है प्रशासन के द्वारा? नहीं, अभी तक ये ऐसा कुछ भी जानकारी में नहीं मिला है, ना ही इस महिला से कोई कांटेक्ट हुआ है, ना ही अभी तक इसने अमेठी BSA को कोई पत्र का जवाब दिया है। जी, शिक्षा विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है कि ये 25 स्कूल जिनमें यह कार्यरत थी, क्या वो सभी स्कूल सरकारी हैं या फिर निजी स्कूलों में भी ये काम कर रही थी? जी, हम आपको बता दें, ये कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है, जो कि प्रदेश सरकार की एक योजना के तहत ये विद्यालय रहता है। इसमें अंशकालिक और पूर्णकालिक 2 तरीके की जो है मतलब नियुक्ति होती है, जिसमें ये पूर्णकालिक विज्ञान की शिक्षिका के रूप में अमेठी में तैनात थी। और ऐसे में ये जो अन्य 25 जिले हैं, जिनमें से जो है कहीं ना कहीं अयोध्या है, सहारनपुर है, मेरठ है, अलीगढ़ है, प्रयागराज, ऐसे मंडल हैं, वहां पे भी ये तैनात थी। तो ये सरकारी ही विद्यालय रहते हैं। जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार। तो मामले में फिलहाल जांच की जा रही है और अभी तक महिला शिक्षक की तरफ से कोई भी बयान, कोई भी सफाई सामने नहीं आ पाई।
वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण इस साल पश्चिम बंगाल के हुगली में प्राचीन ऐतिहासिक प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा नहीं निकाली गई। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए ट्रस्ट द्वारा ये फैसला लिया गया था और प्राचीन रथ को खींचने के लिए प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा के दिन हजारों की संख्या में लोग यहां पर उपस्थित हुआ करते थे, जबकि रथ पूजा के उपलक्ष्य में 1 महीने तक मेले का आयोजन भी किया जाता है। लेकिन इस बार कोरोना के कारण सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया और मंदिर में ही विधि विधान के साथ बिना भीड़भाड़ के पूजा अर्चना की गई। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बेगू से पूर्व राज्य मंत्री चुन्नीलाल धाकड़ ने काली पट्टी बांधकर के उपखंड कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और सैकड़ों कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ बिजली और नल के बिल माफ करने की मांग की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम तहसीलदार गोपाल बंजारा को काली पट्टी बांधकर के बिल माफ करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है और इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हमारी मांग ये है कि कोरोना के टाइम पे सभी वर्ग प्रभावित हुए और किसी का भी काम काज चला नहीं, कोई आमदनी हुई नहीं। ऐसे में बिल माफ नहीं करके और इसके ऊपर पेनल्टी वसूल कर रही है राजस्थान सरकार। हम मांग करते हैं कि ये पेनल्टी माफ करो और सारे बिलों को भी माफ करो और राजस्थान की जनता को राहत प्रदान करो। और ऐसी घोषणा की भी थी, लेकिन घोषणा से माननीय मुख्यमंत्री जी वापस हट रहे हैं। पहले यूपी के फर्रुखाबाद में कोरोना मरीजों को दी गई सुविधाओं का वीडियो वायरल हो रहा है। इतनी मरीजों को जो सुविधाएं दी जा रही हैं उसे देखकर के आप भी हैरान हो जाओगे, क्योंकि जली हुई रोटियां और सब्जी भी सही नहीं। इन मरीजों का कहना है कि ऐसा खाना पशु भी ना खा पाए, इंसान तो कैसे खा सकते हैं। अब अस्पताल के बदहाली का ये वीडियो वायरल हो रहा है और L1 अस्पताल का यह वीडियो बताया जा रहा है। डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की मनमानी से भी यहाँ पर जो मरीज भर्ती किए गए हैं वो परेशान बताए जा रहे हैं और इस वीडियो से तो ऐसा ही लग रहा है कि इन लोगों के साथ पशुओं से भी बदतर व्यवहार किया जा रहा है। ये तस्वीरें जिला प्रशासन और सरकार के तमाम दावों पर सवाल उठाने वाली हैं। हमीरपुर जिले की नादौन तहसील के अपर बेहा के बाशिंदे पिछले 25 सालों से पक्की सड़क के लिए तरस रहे हैं और अपर बेहा के बाशिंदे आज भी बीमार और बुजुर्ग लोगों को कंधे पर उठाकर अस्पताल पहुंचाने के लिए मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार जनप्रतिनिधियों से सड़क को पक्का करने की गुहार भी लगाई गई, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। वहीं लोक निर्माण विभाग के एससी NP चौहान ने यह कहा है कि वन विभाग से NOC मिलते ही सड़क को पक्का करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। सर हमारे आप खुद देख चुके हैं कि हमारी सड़क की क्या हालत है, कि हमने कई बार जो है विधायकों के पास भी गए कि हमारी समस्या का समाधान करो, लेकिन वो हमें बस यही आश्वासन दे के जो है बिल देते हैं, हाँ हम कर देंगे, हो जाएगा। लेकिन सर आज तक जो है कुछ नहीं हुआ ऐसा। कम से कम 20 से 25 वर्ष हो गए, कोई भी MLA या किसी भी सरकार ने जो हमारी सुनवाई नहीं की है। जैसे कि सबसे ज़्यादा दुख तो तब होता है छोटे छोटे बच्चे जो हैं स्कूल जाते हैं यहाँ पर अकेले, मतलब इतना ज़्यादा खतरा है, बाजू टूट जाए कौन जिम्मेवार है। तो सर जैसे कि बरसात में सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है, जैसे ना कोई गाड़ी आ पाएगी, गाड़ी तो वैसे नहीं आती इस रोड पे। तो जैसे कोई बीमार पड़ जाए, बुजुर्ग बीमार हो जाए या किसी को अर्जेंटली लेके जाना पड़े, तो कोई भी इसमें जो है ये नहीं है, समस्या का समाधान नहीं है। 2.5 से 3 किलोमीटर का ये सड़क है जिसमें जो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। हम जो है पैदल भी नहीं चल पाते हैं यहाँ पे। जो बरसात में तो गाड़ी वाले बिल्कुल ही मना कर देते हैं कि हम जो है गाड़ी लेके जा ही नहीं सकते नीचे जो है, क्योंकि आपका रास्ता बहुत खराब है बोलते। और कई बार जो है पेशेंट होता है, कोई बुजुर्ग है या फिर कोई गर्भवती महिलाएं होती है, उनको जो है पैदल लेके कैसे जा सकते हैं, तो फिर उनको उठा के लेके जाना पड़ता है 2.5 से 3 किलोमीटर ऊपर जाके रोड पे। तो फिर हमें बड़ी ज़्यादा परेशानी आती है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो है हर किसी पर्सन के पास टाइम नहीं होता है। तो हमें जो बहुत मतलब पर्सन कहाँ से ढूंढे कि वो उनको उठा के लेके जाने के लिए भी तो बड़ी ज़्यादा परेशानी आती है हमें। सर सरकार से हम यही मांग करते हैं कि इस रोड को जो जल्दी से जल्दी पक्का करवाया जाए और हमें हरी परेशानी को दूर किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुखी हैं हम। क्योंकि यहाँ पे इवन कि कई बार बुजुर्ग आदमी है वो पैदल चल रहे होते हैं तो दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, गिर जाते हैं, वो उनसे चला नहीं जाता तो वो गिर जाते हैं, कि बाजू टूट जाती है, टांग टूट जाती है, बड़ी ज़्यादा परेशानी होती है। सर आधी सड़क पक्की कर दी है और आधी कच्ची है, तो हम भी चाहते हैं कि हमारी सड़क भी आधी भी पक्की कर दी जाए,
ताकि हम भी इस रास्ते को देख सके कि हम भी इधर भी कुछ चल सके अच्छे तरीके से। हमारे बच्चे गिर गिर के उठते हैं और कभी कभी तो हमें को उठा के लेने जाना पड़ता है उनको। मैडम कितने किलोमीटर सड़क है आपकी? 2.5-3 किलोमीटर है। गाड़ी वाले बिल्कुल मना करते हैं कि हम नहीं इधर आएंगे। तो क्या आपने इसकी अपने जो स्थानीय विधायक हैं या दूसरे जो नेता हैं, कभी आपने उससे शिकायत की? बहुत बार शिकायत की। इसमें ऐसा है कि ये सड़क जो है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो लैंड है उसमें से जाती है, तो अभी तक जब तक उनकी सैंक्शन हमारे को प्राप्त नहीं होती है तो हम इस काम को नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमने आदेश दे रखे हैं अपने सबऑर्डिनेट स्टाफ को कि इसका फॉरेस्ट केस तैयार करें, और उन्होंने तैयार कर दिया है और डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर के लेवल तक पहुंच गया है। तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसका जो है सैंक्शन इनसे वन विभाग से प्राप्त हो सके और इस काम को आगे बढ़ाया जा सके। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ।